प्रोटीन के कार्य। वैसे तो अपना पूरा शरीर ही प्रोटीन का बना हुआ है, तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन आपके लिए कार्य वही इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी ने आपको पढ़ा दिए। तो एनसीईआरटी में एक तालिका बनी हुई है, इस तालिका में जितने प्रोटीन दिए हुए हैं उनके कार्य केवल हम लोग वही पढ़ेंगे, वही क्वेश्चन में आपके आते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रोटीन हैं। नंबर 1 कोलेजन। हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में आधात्री पढ़ी थी। आधात्री में हम लोगों ने देखा था कि अंजलि हाथ के हाथ नोट कर रही है, वो करना नहीं है। हाँ, तो आधात्री में हम लोगों ने क्या देखा था कि आधात्री में विभिन्न प्रकार के तंतु हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। अब जो तंतु हैं उसमें जो मुख्यतः थे वो कोलेजन तंतु थे। कोलेजन तंतु कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये आपके कहाँ पे मिल रहे हैं? इंटरसेलुलर सब्सटेंस की तरह मिल रहे हैं, कोशिकाओं के मध्य ये तंतुनुमा संरचनाएं हैं। तो एक तो इसकी एक्चुअली में एनसीईआरटी ने जो टेबल दी है उसने कार्य की जगह वहां पे उसकी अक्रेंस दी है कि उपस्थिति क्या है। उपस्थिति भी पढ़ाऊंगा, कार्य भी पढ़ाऊंगा। तो यह है कहाँ? यह है सेल्स के मध्य। आ जाओ बेटा, किवाड़े बंद कर लेना, कुंडा नहीं लगाना। इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, अंतरकोशिक पदार्थ में पाए जाते हैं। जो ये हैं ये करते क्या हैं और ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? जैसे अगर हम लोग अपने दांतों की बात करें, हम लोग के दांत कैसे हैं? कैसे हैं बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद द जॉ बोन, जबड़े की अस्थि के संग जुड़ने के आधार पर हम लोग के दांत किस प्रकार के माने जाते हैं? गर्तदंती। गर्तदंती। वेरी गुड, गर्तदंती और अथवा थिकोटॉन। थिकोटॉन मतलब दांत हम लोग का एक गर्त में, एक सॉकेट में लगा हुआ है। जैसे नहीं क्रिकेट के बैट का हत्था लगा होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ग्रुप बनी हुई है। ग्रुप के अंदर, दरार के अंदर कौन है? हम लोग का दांत पेट है। अब दांत और जबड़े की अस्थि के मध्य कोलेजन भरा हुआ है। कौन भरा हुआ है? कोलेजन। वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जब भी कोलेजन होगा ये दृढ़ता प्रदान करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। ये क्या क्या प्रदान कर रहा है? दृढ़ता व मजबूती प्रदान करता है। एक्चुअली में कोलेजन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ट्रिपल हेलिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रिपल हेलिक्स। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी ना हो, सुना भी ना हो। ट्रिपल हेलिक्स भला क्या है? जैसे हम लोगों ने अल्फा हेलिक्स पढ़ा, अल्फा हेलिक्स की जगह इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, साथ ही साथ इसमें विशेष प्रकार के बॉन्ड्स बन जाते हैं। इंटरलॉकिंग होती है हाइड्रोक्सी प्रोलिन और प्रोलिन के मध्य। इंटरलॉकिंग अर्थात जो अमीनो एसिड हैं उनकी संरचनाएं ऐसे करके आपस में इंटरेक्ट करेंगी, ऐसे बंद हो जाएंगी, तो इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। जैसे नहीं आप लोग शर्ट में, पजामे में या कपड़ों में इंटरलॉकिंग कराते हैं ज़्यादा मजबूती के लिए, तो ऐसे ही बंधों के माध्यम से इंटरलॉकिंग हो जाती है और वो उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने लगती है। इस कारण से कोलेजन ज़्यादा मजबूत प्रोटीन है। कोलेजन में प्रोलीन व एडॉक्सी प्रोलीन के मध्य इंटरलॉकिंग होती है, अतः ये ज़्यादा मजबूत होता है। कोलेजन क्लियर सबको? कार्य क्लियर, अकरेंस क्लियर? मिलेगा कहाँ पे? सेकेंड, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के बारे में बहुतों को आपको पता होगा। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन पाचक एंजाइम। कहाँ मिलता है? अग्नाशय में। आमाशय में, और इधर से आवाज आई अग्नाशय में।
कहाँ मिलता है? तो दो चीजें हो गई, आमाशय या अग्नाशय, और या इनमें से कहीं नहीं, या इनमें से कहीं नहीं। जो ये लिखा है ये मिलेगा ड्यूडेनम में, ग्रहणी में। इसका अक्रिय फॉर्म है ट्रिप्सिनोजन, वह अग्न्यासिक रस में था, लेकिन जिसको लिखा गया है ये ट्रिप्सिन है। और ट्रिप्सिन एक्टिवेट कहाँ पे होता है? ग्रहणी के अंदर। तो अग्न्यासिक रस में सिक्रीट होके आया ट्रिप्सिनोजन, एंट्रोकाइनेज ने उसको सक्रिय किया, ट्रिप्सिन बनाया, और ट्रिप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। क्लियर? तो यह है ट्रिप्सिनोजन के रूप में अग्नाशय से स्रावित होता है तथा ग्रहणी में प्रोटीन पाचन हेतु उत्तरदायी होता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम है कहाँ पे? ग्रहणी में, ड्यूडेनम में। इंसुलिन, ये क्या है बच्चों? इंसुलिन क्या है? अग्न्याशय से स्रावित होने वाला हार्मोन। ये हार्मोन करता क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। क्यों और कब? तो कब बदलेगा? आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा। हम सिर्फ मतलब ये परिवर्तित करेगा, ये गलत स्टेटमेंट है। करवाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। इन दोनों में अंतर क्या है? करेगा और करवाएगा। हार्मोन कभी भी स्वयं कार्य नहीं करते हैं, ये मैसेंजर हैं। हार्मोन क्या है? मैसेंजर, संदेशवाहक। ये कोशिका को संदेश देंगे कि इस शुगर को कन्वर्ट कर लो किसमें? ग्लाइकोजन में। क्यों? क्योंकि शर्करा की मात्रा बढ़ गई है। तो एक्चुअली में क्या करता है, जो ब्लड का ग्लूकोज चल रहा है उसमें कोशिकाओं के अंदर वो ग्लूकोज पहुंचे, तो उसके लिए उसको बढ़ानी पड़ती है पारगम्यता। क्या बढ़ानी पड़ती है? पारगम्यता। तो एक्चुअली में तो एक ग्राही पे कार्य करेगा। वो ग्राही क्या करेगा? ग्लूकोज का अंदर सेल की कोशिका के अंदर प्रवेश को बढ़ा देगा। तो इसका कार्य इतना ही है। बाकी सेल ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेगी ग्लाइकोजन में, वो अलग चीज है। ये क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया कि नहीं? आ गया तो अच्छी बात है, आगे भी समझाऊंगा इसको, समझना। यह है सेल्स, कौन सी? हेपेटोसाइट्स व पेशी सेल्स में ग्लूकोज की पारगम्यता बढ़ा देता है, अतः वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दी जाती है। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली काम कर रहा है। बोलेंगे वही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कराएगा, लेकिन एक्चुअली में कैसे कराएगा? पारगम्यता को बढ़ा देता है। यहाँ तक ये समझना है क्लियर? यहाँ तक के प्रोटीन क्लियर? बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ दिख रहा है? बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ दिख रहा है ना? और जो बोल रहा हूँ सुन रहे हैं आप लोग किसके माध्यम से? आंखों से दिख रहा है। आंखों में देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? किसके माध्यम से दिख रहा है? वेरी गुड, रोडोप्सिन। हम पहले बोल सकते हैं कि फोटो रिसेप्टर सेल हैं। कौन सी सेल हैं? दृश्य ग्राही कोशिकाएं। अर्थात वर्ड कौन सा आ गया? ग्राही। अब ग्राही क्या है? जो लाइट के फोटोन जा रहे हैं, फोटोन के अकॉर्डिंग ये काम कर रही है। अकॉर्डिंग काम कर रही, काम कर कौन रहा है? उसके अंदर रोडोप्सिन। रोडोप्सिन में क्या? रेटिनल प्लस ऑप्सिन। रोडोप्सिन में क्या क्या है? एक तो रेटिनल है, एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, और एक है ऑप्सिन। ऑप्सिन है प्रोटीन। ऑप्सिन क्या है? प्रोटीन। तो एक तरीके से हम लोग की जो दृश्य कोशिकाएं हैं
आपकी रॉड तथा कोन कोशिकाएं, उसके अंदर क्या पाया जाएगा? रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन प्रोटीन का बना हुआ एक वर्णक है, पिगमेंट है, जिसके कारण हम लोग चीजों को देख पाते हैं, सुन पा रहे हैं, क्योंकि कान के अंदर भी ग्राही है, कोशिकाएं भी आपके प्रोटीन की बनी है। तो अधिकतर ग्राही आपको जो मिलेंगे वो किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। गंध, स्पर्श, स्वाद, प्रकाश आदि के उद्दीपन को ग्रहण करने हेतु होते हैं। ठीक, नेक्स्ट 5वां, अभी आप लोगों ने सुना होगा कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है, नाम ओमिक्रॉन। रिसेंट स्टडीज ये बोलती हैं इंडिया में मे भी बूस्टर डोज अलाउ हो। क्या अलाउ होगी? बूस्टर डोज। ये क्या होती है? बूस्टर, चीजों को और ज्यादा बढ़ाना, चीजों, हाँ जी बेटा बताओ, कुछ बता रही हो लगातार तो सुन रहा हूँ, नहीं बता रही हो? ओके। होता क्या है, हम लोग जब हम आप लोग को वैक्सीन लग गई, दोनों डोज हो गई? नहीं लगवाई एक भी? उम्र कम है या लगवाई नहीं है? शर्मनाक स्थिति है पढ़े लिखे होके, है ना? जब निकल लोगी ना तो फिर रोती रह जाओगी जाके, वैक्सीन बनी। ये बताओ क्यों नहीं लगवाई फिर? ये इनके ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होने वाला है। सार्वजनिक जगहों पे प्रवेश वर्जित है। फिर अगर आपकी एज हो चुकी है, आप वैक्सीन नहीं लगवाएं, तो कोचिंग में भी प्रवेश वर्जित है। अभी आज मैं कंप्लेंट डालूंगा तुम्हारी। हाँ, ये अलाउ नहीं है। ये हम सबको अपना प्रोटेक्शन करना है भाई। आप अगर वायरस लेके आ गए तो हम लोग को भी दिक्कत है, हम लोग तो बुड्ढे हैं, हम लोग निकल लेंगे ऊपर। अभी तुम लोग तो जवान हो यार, हम लोग अपनी सोचे पहले। बस बस आज ही तुम्हारी रिपोर्ट होगी दर्ज। कहाँ थे हम लोग? वापस चलते, छोड़ो। बूस्टर डोज, जैसे हम लोग को वैक्सीन लगे हुए जमाना हो गया। जमाना हो गया मतलब मुझे कब लगी थी? अगस्त में लगी होगी जो सेकेंड डोज। ठीक, मतलब मेरी प्रॉपर डोज 4 महीने सेकेंड डोज लगे। हाँ हो गए होंगे, तुम्हारी उम्र भी ज्यादा है ना, तुम्हें पहले लगी हो तुमसे। तो करीब जिनको 6 से 9 महीना हो गया तो उनके शरीर में एंटीबॉडी गिर गए। एंटीबॉडी गिर गए मतलब अगर ये ओमिक्रॉन ने अगर इन्फेक्ट किया तो उनसे लड़ने वाले प्रोटीन कम है। लड़ने वाले प्रोटीन कम है तो फिर से एक डोज दे दी जाएगी, बूस्टर डोज। दोबारा से एंटीबॉडी बनाएगा, दोबारा से आपकी बॉडी में फाइटिंग टेंडेंसी आ जाएगी। अगर कोई वायरस आएगा तो उससे लड़ लेगा। तो लड़ने वाले का नाम क्या बताया मैंने? कौन गिर गए, कौन घटे? एंटीबॉडी। तो अगले जो प्रोटीन है हम लोग के, कौन है वो? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होते हैं? यह है विशेष प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एल्बुमिन। कौन सा? एल्बुमिन। सेकेंड क्वांटिटी में होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन के फिर अलग अलग प्रकार होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। और ये है गामा ग्लोबुलिन। ये कौन से ग्लोबुलिन है? गामा ग्लोबुलिन। ये है गामा ग्लोबुलिन। होते हैं। अब एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनते हैं ये देखते हैं। ये एंटीजन के विरुद्ध निर्मित होते हैं। एंटीजन क्या है बच्चों? एंटी मतलब एंटीबॉडी, जेन मीन्स जेनरेटिंग। ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी की उत्पत्ति को इवोक कर दे या तेज कर दे, उसको बोलेंगे एंटीजन। ये कुछ भी हो सकता है, कोई धूल मिट्टी का पार्टिकल हो सकता है, कोई रोगाणु हो सकता है, रोगाणु में बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, कुछ भी हो सकता है। इवन किसी और के शरीर की कोशिका हो सकती है, जैसे मैं हूं,
मेरी पूरी की पूरी बॉडी के जो एंटीजन है उसको मेरी बॉडी पहचानती है, मेरे खुद के एंटीजन को। अगर बाहर से किसी और की कोशिका प्रवेश करती है तो उसकी कोशिका के एंटीजन को हमारी बॉडी पहचान लेगी और उसके खिलाफ क्या बना देगी, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट कर देते हैं। तो एंटीबॉडी जब भी बनेगा ये किसी ना किसी एंटीजन के अगेंस्ट बना होगा, उसके विरुद्ध बना होगा, उसको क्या करेगा, किल करेगा, के विरुद्ध निर्मित होते हैं तथा उसको नष्ट कर शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। GLUT4 ये क्या है? वेरी गुड। जैसे ये है GLUT4, इस पे आके लगा, ये है ग्लूकोज। तो जो ये GLUT4 है यह है इंसुलिन के प्रभाव में ग्लूकोज को सेल के भीतर प्रवेश कराता है। ये ग्लूकोज इंपोर्ट के लिए है, कोशिका के अंदर ग्लूकोज तभी जाएगा जब GLUT4 एक्टिवेट होगा। और GLUT4 किसके थ्रू एक्टिवेट होगा? इंसुलिन डिपेंडेंट फिनोमेना है। इससे पहले मैं इंसुलिन को समझा चुका हूं कि वह खुद कुछ नहीं करेगा, वो एक प्रोटीन को जागृत करेगा कि आप भैया ग्लूकोज को अंदर प्रवेश दिलवाओ, और वो प्रोटीन प्रवेश दिलवाने को वाला कौन है? GLUT4। ये क्लियर है यहाँ तक? यही 6 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने आपको दिए हैं, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया उससे ज़्यादा डिटेल में। अब हमेशा की तरह पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ने के पश्चात इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर वो प्रोलीन समझ नहीं आया। कौन सा बेटा? वो प्रोलीन वाला, वो थोड़ा सा ऊपर का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या समझ नहीं आया। इंटरलॉकिंग है, आपस में अमीनो एसिड के इंटरेक्शन से इंटरलॉकिंग हो गई, मतलब आपस से अच्छी तरह से जुड़ गए हैं। अभी दोबारा मैं डायग्राम से समझा दूंगा, एनसीईआरटी मिल नहीं रही, अंधा हो गया हूं मैं। ये चल इधर आ, वो ढूंढ रहा हूँ, दिख ही नहीं रही है मुझे स्टेटमेंट आने वाला है तो आप समझ जाएं। एनसीईआरटी विहीन प्राणी अपने पैरों पे खड़े हो जाएं जिन पे एनसीईआरटी हार्ड कॉपी के रूप में मौजूद नहीं है। ऐसा कोई पापी या पापिन मिली कहा, ये क्या है? ओके, एनसीईआरटी क्या है? घर पे क्या कर रही है? बड़ी देर में ध्यान आया तुम्हें। घर पे क्या कर रही है? आप दोनों कल ही आए थे तो इसलिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। कल से एनसीईआरटी कंपलसरी है क्लास में, मतलब अब से जब भी आओगे आप, भले मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, आप पे एनसीईआरटी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? तो आप पधारें, दोबारा से बैठें। क्या हुआ? तुम्हारी एनसीईआरटी कहाँ है? तुम्हारी विशेष रूप से चेक होगी। चलिए एनसीईआरटी स्टार्ट करें। एनसीईआरटी में जहाँ बोलूँ अंडरलाइन कर लेना, स्टार लगा लेना, ये मान लेना नीट में जो क्वेश्चन आएगा, अगर जब क्वेश्चन पेपर हो जाए ना, घर जाके देखना, स्टार के बाहर क्वेश्चन पेपर भी नहीं होता है। तो आपको जो स्टार लगाऊंगा वो पेपर में मिल जाएगा, मतलब स्टार बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं है 180 स्टार आने वाले हैं बस, तो स्टार अनगिनत होंगे, लेकिन उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो कल से एनसीईआरटी गुड़िया लेके आना, ठीक है? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। आपने इस साल नीट के पेपर में देखा होगा, अत्यधिक ही घटिया क्वेश्चन आए थे, जैसे सक्कस इंटेरिकस किसका दूसरा नाम है? आंतरिक रस का। ऐसा क्वेश्चन आया था। क्या ये एक डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए? मेरी नज़र में नहीं। क्वेश्चन टफ होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो आप देख के कुछ दिमाग लगाएं। उसमें दिमाग लगाने लायक कुछ नहीं था, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। प्रोटीन क्या है?
पॉलीपेप्टाइड है। सीधे टिक मारिएगा, ये घटिया टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी रहती हैं, जैसा कि छोड़ो चित्र में दिखाया गया। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। पॉलीपेप्टाइड को डिस्क्राइब किया गया है, अमीनो अम्ल का क्या है, बहुलक है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होने से, जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन इत्यादि। क्या है, क्या लिखता है यार ये? हाँ तो पता ही नहीं क्यों फोकट में हिंदी अनुवाद किया, अंग्रेजी पढ़ा देते। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होने से होते हैं। एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 बोला, कल हम लोगों ने पढ़ा था एक जगह 21 बोला, समरी में फिर 20 बोला। ये खुद ही नहीं जानता है करना क्या चाह रहा है। तो 20 को याद रखना है, केवल आपने क्या याद रखना है, 20। और कुछ पे भी टिक मत मारना धोखे से भी कि एनसीईआरटी में क्या दिया, केवल 20 है वो। प्रोटीन समबहुलक नहीं है, बल्कि विषम बहुलक होते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, याद करो, क्योंकि डीएनए से बनते हैं। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा और वो हमेशा क्या करेगा, हैप्लोइड मैनर में होता है, अलग अलग विन्यास में होता है, जिसके कारण एक जैसे अमीनो अम्ल एक के बाद एक नहीं लगते, अतः प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं सदैव। याद रखना, सदैव है ये। एक समबहुलक एक एकलक की कई बार आवृत्ति के कारण बनता है, बार बार फ्रीक्वेंसी के कारण। अमीनो अम्ल के बारे में यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है, जैसा कि बाद में पोषण अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। ये कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, डाइजेशन में ही पढ़ाता हूँ, उसमें रत्ती भर भी नहीं है। झूठ बोल रहा है ये। जिसकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है। ये एसेंशियल हम ही ने इसी चैप्टर में पहले पढ़े थे, जब अमीनो अम्ल पढ़े थे ना, उसी में हम लोगों ने पढ़ा था एसेंशियल नॉन एसेंशियल, वो कैटेगरी है। इस प्रकार इस तरह आहार की प्रोटीन इन आवश्यक अमीनो अम्ल की स्रोत होती है। इस प्रकार से अमीनो अम्ल अनिवार्य या अनिवार्य हो सकते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वे होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, जबकि हम अनिवार्य अमीनो अम्ल की आपूर्ति अपने खाद्य पदार्थों से करते हैं। प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं, इनमें कुछ कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली से होकर अभिगमन, मतलब ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन, कैरियर प्रोटीन करने, तथा कुछ संक्रामक जीवों से बचाने में सहायक होती हैं, तथा कुछ एंजाइम के रूप में होती हैं। तालिका देख लीजिए, कोलेजन अंतरकोशिकीय भरण पदार्थ, इंटरसेलुलर आपका पैकेजिंग और द ग्राउंड सब्सटेंस, ट्रिप्सिन एंजाइम है। अब इनने कार्य दिया, कार्य एंजाइम नहीं है, एंजाइम इसका नेचर है, कार्य प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये इंसुलिन हार्मोन है, प्रतिजीव बोल दे तो एंटीबॉडी, प्रतिजीव ये जरूर लिख रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में एंटीबॉडी लिखा मिलेगा, ये मान लेना। ये हिंदी को भी उसमें यूज नहीं करने वाला है। संक्रामिकता से लड़ना, इन्फेक्शियस पार्टिकल से फाइट करना। ग्राही, संवेदी ग्रहण, सूंघना, स्वाद, हार्मोन के ग्रहण इत्यादि। GLUT4 ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट फिनोमिना है। नाइन 9.7 प्रोटीन की संरचना। जैसा कि पहले बताया गया है कि प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं जो अमीनो अम्लों की लड़ियों से बने होते हैं। अणुओं की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है, जैसे NaCl, MgCl2O इत्यादि। कार्बनिक रसायन विज्ञानी, तुमने छींक दिया, हम नहीं पढ़ा रहे, कहा थे। कार्बनिक रसायन विज्ञानी जब अणुओं की संरचना जैसे बेंजीन, नेप्थलीन इत्यादि को व्यक्त करते हैं तो हमेशा उसके द्विआयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं। हम लोग को क्या करना है, फोकट की चीजें लिखे जा रहा है। भौतिक विज्ञानी आणविक संरचना के त्रिआयामी दृश्य को, जबकि जीव विज्ञानी प्रोटीन की संरचना को 4 प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ से हम लोग का काम शुरू हुआ। प्रोटीन में अमीनो अम्लों के क्रम व इनके स्थान के बारे में जैसे पहला, दूसरा व इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम
इनके स्थान के बारे में जैसे पहला दूसरा वैसी प्रकार से अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। कल्पना करें प्रोटीन एक रेखा है, तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। राइट और लेफ्ट सही है ना इसका? एक बार चेक कर लेते हैं। हिंदी एनसीईआरटी है भैया, ये हर एक पन्ने में गलती ना हो, ऐसा संभव नहीं होता है इसमें। बायां मतलब लेफ्ट सिरे पर प्रथम सही है, दाएं सिरे पर अंतिम। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बनिक सिरा सी टर्मिनल अमीनो अम्ल कहते हैं। ये भी सही लिखा है बिल्कुल। प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी संरचना नहीं होती है। यह लड़ी कुंडली के आकार में मुड़ी होती है, घूमती हुई सीढ़ी की तरह, ये ऐसे स्टेयरकेस की तरह। वास्तव में प्रोटीन लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां मिलती हैं। अंडरलाइन करिए, राइट हैंडेड कॉइलिंग। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी हुई होती है, इन्हें द्वितीयक संरचना कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के खोखले गोले के समान मुड़ी होती है, जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। कल याद है मैंने उसको फोल्डिंग दिखाई थी, हॉलो बुलेन बॉल की तरह। यह प्रोटीन के त्रिआयामी रूप को प्रदर्शित करती है। 3D डायग्राम के लिए स्टार। तृतीयक संरचना प्रोटीन की जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। ये जैविक क्रियाकलाप क्या है? एंजाइमेटिक एक्शन। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड व उप इकाइयों के समूह होते हैं। जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाइयां एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होती हैं, उदाहरण गोले की सीधी लड़ी, गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिका की संरचना आदि, वे प्रोटीन के स्थायित्व को प्रदर्शित करती हैं, स्ट्रक्चर को, जिसे प्रोटीन की चतुष्टक संरचना कहते हैं। व्यस्त मनुष्य का हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों का बना होता है। इसमें 2 एक दूसरे के समान होते हैं, 2 उपखंड अल्फा व 2 उपखंड बीटा प्रकार के होते हैं, जो आपस में मिलकर मनुष्य के हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। कंप्लीट। एक बार डायग्राम पे नजर मार लीजिए, डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बीटा प्लेटेड शीट को इसने एक्सप्लेन नहीं किया है थ्योरी में, जबकि डायग्राम में दिखा रखा है। बीटा प्लेटेड ही साइड बाई साइड चेन से बनेगी, और अल्फा चेन जो अल्फा हेलिक्स है वो विद इन द चेन होता है। इसके बाद तृतीय संरचना आपको दिख रही है, और चतुष्टक हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसके लिए स्टार लगाइए। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट रिकॉग्नाइज करने को आ सकता है आपको डायग्राम, और तो इससे क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। इस संरचना को दे सकता है, ये डायग्राम में दे देगा और पूछ लेगा इसमें इस संरचना का उदाहरण कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में हीमोग्लोबिन मिल जाएगा। एक ही आपको पढ़ाया गया है वही मिलेगा। ठीक, कंप्लीट। सर आपने 9.1 स्टार्ट करने के लिए बोली थी, उसमें क्या करना है? 9.1 क्या करने को बोली थी मैंने? क्या कह रही हो बेटा? सर 9.1 स्टार्ट नहीं है इसमें जो। 9.1 ये है ना, इसमें डायग्राम दिए हैं बेटा, इनकी बात कर रहा होगा कहीं ना कहीं। ये जो आपको क्या कह रही हो? तालिका 9.1 लॉन्ग एगो मैंने होमवर्क दिया था जब आप लोग छोटे थे। 1 महीना छोटे नहीं, 1 महीना नहीं, 10 दिन छोटे रहोगे। ये तालिका में बेटा तालिका याद करनी है, और क्या करना है? क्या क्या सुनना चाह रही हो? गायब होगी कन्या। तो फोटोग्राफी क्या कर रही हो? तुम पे इतनी पुरानी एनसीईआरटी है? मैं तो लेके थोड़ी आऊंगी मेरा फोन से। दो एनसीईआरटी दो हमें। अरे इम्पोर्टेंट है वो, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पिक्चर ले लिया। अरे दे दो हमें, इम्पोर्टेंट है वो। भले वो खुदाई में निकली है, अलग बात है।
इसकी बेबी नहीं है। वो लड़की पुरानी, ये जो डायग्राम दिया है पुरानी एनसीईआरटी का है, इस पे आधारित आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन मिलेगा जो अब नहीं है, मतलब मॉड्यूल में है एनसीईआरटी में नहीं है। यहाँ पे इतने ये ग्लूटामिक एसिड को इसका वो दे रखा है अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंटेशन ई, क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है एक्चुअली में। तो ये पुरानी एनसीईआरटी का कंटेंट है जो आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन में मिलेगा। तो इसकी फोटो खिंचवा के अभी मैं डाल दूंगा ग्रुप पे RM10 पे, उसको देख लीजिएगा। मैं बहुत आलसी हूँ, ये खींच के भेज देगी मुझे ठीक है, ये फोटो मुझे भेज देना। ठीक है बच्चों, अब तुम लोग लिखो इसको, उसके पश्चात में आप लोग मॉड्यूल तो लाए होंगे ना, क्या कचौड़ियाँ खाली उस पर रख के? नहीं मतलब चारों मॉड्यूल है, चारों के स्टार्ट तब मोटा क्लास नहीं बेटा, 4 लोग एनसीईआरटी नहीं मंगाते हैं, मैं ही हूँ दोस्त जो मंगाता हूँ, और कोई नहीं मंगाता है। और हाँ नहीं, और सुनो, एक स्मार्ट वर्क होता है, इस एनसीईआरटी को दहेज में तो ले नहीं जाना है, इसको फाड़ लो, बायोमोलिक्यूल अलग कर लो, तो 10 पन्ना लाने पड़ेंगे। ये स्मार्ट स्टडी है। अब बोलो, ऐसे ऐसे फाड़ दो, ऐसे कैसे फाड़ दो? ये एनसीईआरटी क्या मंगाई है, बाहर से मंगाई है? सेकेंड हैंड? सेकेंड नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हैंड है। मंगाई तो पता नहीं कहाँ से लेके आए। पता ही नहीं है, मतलब ये तो खुदाई में निकली होगी पक्का। राजीव गांधी नगर में खुदाई हो रही है ना। तुम पे भी पुरानी है तो फायदा क्या उसको लेके? क्वेश्चन जो गलत हो गया ना तो जिंदगी भर रोगी। नहीं में भी गलती नहीं है, इंग्लिश एनसीईआरटी है सही जो है। घर पे तो भैया से कहना पढ़ लेगा, याद कर लेगा, है ना, तुम्हें रोज सुना दिया करेगा, तुम लिख लेना। हाँ तो मंगा लेना आराम से, कोई बस बस आए ट्रेन में रखवा लेना, आ जाएगी। फोटो भेजना पड़ेगा। तो क्या फोटो खींचना नहीं आता? हमको बोले फोटो खींचने से टेंशन है कि वजह से। तुम लोग का बैच आगे भागा जा रहा है, 8 नंबर पीछे हो गया है, 10 नंबर आगे निकल गया है। क्या कह रहा है अजय, छुट्टी करते हैं का दिन? तुम भी कल भाग गए थे बेटा, इतना भी जाड़ा नहीं हो रहा था। 2 लोगों का मन नहीं कर रहा था, 2 भाग गए। साथ में भागे थे, अलग 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 भागे थे। अच्छा कोई नहीं भाई, तुम तो क्लास अटेंड कर रहे थे। खैर ये लड़का तो बिल्कुल क्लास से ही गायब था, इसका मन कतई नहीं लग रहा था। ओटीटी पे कोई फिल्म देख डाली क्या उतने समय? अरे राम, मच्छर घूम रहे हैं। अरे डेंगी हो गया तो पॉकेट में लपेट जाएंगे हम। भाग गया मच्छर की वजह से, नालायक। आजा बेटा, तुम क्या कर रहे हो? तुम वक्त वक्त पे मास्क लगा ले रहे हो, हटा ले रहे हो। अभी तो तुम मास्क बिना लगाए बैठे थे। फिर लगा लिया, वायरस आ गया।
राइट, ये तो सही कह रही है, इसकी तरह लगाओ ना, देखो ओमिक्रॉन। बेटा लगवा लो, थोड़े दिन में गवर्नमेंट फिर जैसे नहीं गाय भैंस के इंजेक्शन लगते हैं वैसे लोग अपॉइंट करेगी, ऐसे गोली की तरह मारेंगे। अभी 18 के नहीं हुए? अरे भाई, कागजों में या वैसे? अब एक छोटा बच्चा और है हमारा जो ऑनलाइन है, वो 16 का ही है, अशोक, बीएससी के पेपर दे रहा है, 16 साल का है। सब झूठ बोलते हैं, इनकी हड्डियों का चेक कराऊंगा, कार्बन डेटिंग से उम्र निकलेगी इनकी। अशोक बोलने वाला है, देखो पक्का कुछ आकाशवाणी टाइप की हुई, कराहट हुई। अशोक तुम कब आ रहे हो? सर 7 तारीख को। कौन सी तारीख को? 7? जी सर। ओके। बेटा सेव लिख नहीं रहे हो? लिख रहे हो?
बढ़े आगे। एक कम इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर चाहो तो मॉड्यूल से अंडरलाइन कर लो, मैं लिखूं तो बताओ मैं लिख दूं, मेरी इच्छा ये मॉड्यूल से कर लो, मैं बोल दे रहा हूं। मॉड्यूल लाए हो, निकालो मॉड्यूल, निकालो मॉड्यूल। ऐसे कोई बात नहीं, कोई तो लाया होगा, अड़ोसी पड़ोसी खड़ोसी, पूरे मोहल्ले में एक आध मॉड्यूल है। नालायकों, अरे नहीं भाई, मॉड्यूल नहीं लाए हो? तो समझा ही देता हूँ, छोड़ो। हमें थोड़ा चाहिए मॉड्यूल भाई, हमें क्या पढ़ के समझाना उसमें से? तुम्हें क्या लग रहा हम याद करके नहीं आए आज? ये सब कंप्लीट हो गया। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये मैक्सिमम हम लोग के सिंपल प्रोटीन है। सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जिनमें प्रोटीन के सिवा कुछ नहीं है, अमीनो अम्लों के सिवा नहीं है। तो प्रोटीन जैसे हम लोग के दो तरीके के हैं, मैजिक वाला करना है, ओके। और बेटा मैजिक, मैजिक में ये मैजिक रखेंगे। प्रोटीन, दो प्रकार के प्रोटीन, सिंपल और कॉन्जुगेट। सिंपल प्रोटीन में इनमें केवल अमीनो एसिड्स से बनी श्रृंखलाएं होती हैं। उदाहरण एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन कहाँ मिलता है? हम लोग के प्लाज्मा में मिलता है, प्लाज्मा प्रोटीन। या आजकल जाड़ों में आपको दिख रहा होगा बहुत सी शॉप हैं, किसकी लगी हुई है? अंडे की। अंडा बोलो, अंडा जानते हो? पक्षी फल, हाँ, उसकी शॉप लगी हुई है। तो अंडे में, अंडे का सफेद भाग जैसे ग्लूटिलेंस, गेहूं, चावल आदि का प्रोटीन एंजाइम्स, कोलेजन इत्यादि। तो ये इनमें केवल और केवल क्या है? हम लोग के नॉर्मल एल्ब्यूमिन आते हैं, अमीनो एसिड्स हैं। अब इधर जो कॉन्जुगेट आता है, कॉन्जुगेट में क्या है? प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन भाग, इनको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। बार बार मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं लिखूंगा, केवल लिखूंगा पीजी। पीजी स्टैंड फॉर द प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे इंपॉर्टेंट है उसमें आपका न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन में जो पीजी है, पीजी है न्यूक्लिक अम्ल। जैसे प्रोटामाइंस। प्रोटामाइंस के बारे में किसी को कोई ज्ञान? कोई भी ज्ञान प्रोटामाइंस के बारे में? नहीं। हिस्टोन के बारे में? हिस्टोन के बारे में, हिस्टोन के बारे में ज्ञान है? बताओ क्या, कौन कौन से प्रकार के होते हैं हिस्टोन? न्यूक्लियोसोम में कौन कौन से होते हैं?
H2A, H2B, H3, H4 H1 की स्ट्रैंड पे लगे होते हैं। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन, आपका जितना भी सेल है, सेल के अंदर जो डीएनए है, डीएनए कुंडलित संरचनाएं बनाता है। जैसे ये है, इसके चारों डीएनए ऐसे करके कुंडलन बनाएगा, ऐसे करके कुंडलन बनाएगा तो इसके चारों ऐसे लपटेगा। तो यहाँ पे एक और प्रोटीन होगा, यहाँ पे कोर होता है, ऑक्टामर होता है। क्या होता है? ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, H2A, H2B, H3, H4, और प्रत्येक की 2 अणु, तो ऑक्टामर बोलते हैं। 8 इसकी संरचनाएं हो गई, 4 के 4 दूनी 8। अब जब स्पर्म बनना है, शुक्राणु बनना है, तो डीएनए को टाइटली पैक होना है। क्यों? स्पर्म का हेड निन्नू सा, और उसके अंदर डीएनए की पैकेजिंग करनी है, तो बहुत कॉम्पैक्ट पैकेजिंग चाहिए। लेकिन हिस्टोन कॉम्पैक्ट पैकेजिंग नहीं करता है, हिस्टोन से लूज पैकेजिंग होती है, थोड़ा सा फूला हुआ पोर्शन बनेगा। तो हिस्टोन की जगह कौन आ जाएगा? प्रोटामाइन। और प्रोटामाइन क्या करता है? डीएनए को कॉम्पैक्टली बाइंड करता है। तो छोटे से स्पर्म के अंदर पूरा का पूरा जो डीएनए का सेट लगता है, वो प्रोटामाइन की वजह से लग पाया। ये क्लियर हुआ? तो ये प्रोटामाइन कहाँ मिलते हैं? यही सबसे इंपॉर्टेंट था एक्चुअली में। ये उसमें नहीं मिलते मॉड्यूल में। ओ गुड़िया, ये हमारे में ही मिलते हैं, हम ही कंटेंट पढ़ाते हैं। हाँ, अभी ये लिखवाऊंगा, अब देखो फिर रोगी, अब फिर देख लो। यह शुक्राणु के हेड में डीएनए की कॉम्पैक्ट बोले तो हिंदी नहीं होती कॉम्पैक्ट की। कॉम्पैक्ट पैकिंग के लिए, अरे होती तो सबकी हिंदी है, पैकिंग दर्द नहीं, कॉम्पैक्ट पैकिंग के की। अरे चुप करो, पढ़ाने दो यार। ये कहाँ गया है? शुक्राणु के हेड में डीएनए की कॉम्पैक्ट पैकिंग, देखो गलत हो गया ना। हेतु उत्तरदायी होता है कॉम्पैक्ट पैकेजिंग के लिए। सेकेंड, जैसे क्रोमोप्रोटीन में पीजी प्रोस्टैटिक ग्रुप, साइटोक्रोम वगैरह जो कलर देंगे, कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं। तो साइटोक्रोम, इसमें जो प्रोस्टैटिक ग्रुप है वो आ गया, साइटोक्रोम वगैरह। जैसे मेटालोप्रोटीन, प्रोस्टैटिक ग्रुप मेटल आयन। आप जी बेटा स्पीक लाउडली। वो भी है, वो टेक्निकली हम लोग कॉन्जुगेट, जो हम लोग होलो एंजाइम है उस कैटेगरी में पढ़ेंगे। है तो वो बिल्कुल सही कह रही है, प्रोस्टैटिक ग्रुप है, बट यहाँ पे हम लोग टिपिकली प्रोटीन के संग लेके चल रहे हैं। जैसे आपकी बॉडी में मिलेंगे फेरेटिन, ये एक्चुअली में ट्रांसफेरेटिन है। ये क्या करता है? Fe को संग्रहित करता है आयरन के संग्रहण के लिए। आपके फॉस्फोप्रोटीन, प्रोस्टैटिक ग्रुप, फॉस्फोरिक अम्ल, जैसे दुग्ध प्रोटीन, केसिन। ऐसे ही लाइपोप्रोटीन, प्रोस्टैटिक ग्रुप, लिपिड। उदाहरण ये बना के दिखाऊंगा आपको, काइलो माइक्रोन्स। इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका केवल ऊपर वाला था प्रोटामाइंस। प्रोटामाइंस पे अगर आपका टफ क्वेश्चन बना तो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें क्लियर? 50 इसको घर पे नोट कर लेना, हम लोग आगे पढ़ेंगे आज। प्रोटीन अमीनो अम्ल पढ़ा के दिमाग खराब हो गया है। अब पढ़ेंगे नया जैव अणु, लिपिड्स, वसा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वसा। लिपिड्स क्या होते हैं? क्या है लिपिड्स?
देखिए हम लोग जैव अणु में जितनी चीजें पढ़ रहे हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणु हैं, सभी कार्बनिक पदार्थ हैं जितने भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे एक स्टेटमेंट तो कॉमन रहना है, ये सभी कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने हैं। अब इनके अंदर अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन तुलनात्मक रूप से कम पाई जाएगी। जैसे किसी मोनोसेक्राइड को हम लोग प्रदर्शित करते हैं CnH2nOn से, इनका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2nO, CnH2nO2। यहाँ पे O एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है, केवल 2 ही अणु मिलेंगे और वो कैसे होंगे आपका, मतलब ये 2n के फॉर्म में नहीं चलेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है। तो ये है क्या, ये है कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बने कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। इनका सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है। सामान्य सूत्र क्या है, CnH2nOn है। लिपिड आपको जितने भी पता हैं, समानता ये क्या है, जल में अविलय। मैंने बोला समानता जल में अविलय है, अर्थात मैं भी जल में विलय हूँ। ऐसा होता है जल में विलय हूँ, आपने सुने कभी? तो फिर हम लोग क्यों बोलते हैं समानता जल में अविलय है? हमने ये क्यों नहीं बोला ये हमेशा जल में अविलय है? एक होता है नीफा, एक होता है ईफा, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगर 14 कार्बन से कम श्रृंखला वाला अमीनो अम्ल है तो जल में घुलनशील हो जाता है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, तो उस कैटेगरी को कंसीडर करा जाता है। तो इसीलिए क्या लिखा जाता है, यह समानतः जल में अविलय होते हैं, या यह सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं। यह ग्लिसरॉल या वसा अम्ल या इन दोनों से बनी संरचनाओं के रूप में हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने आज दिन में जो भी खाना खाया होगा उसमें कोई ना कोई फैट जरूर रहा होगा, फैट या ऑयल, दोनों चीज़ों में अंतर है। फैट बोले तो घी, ऑयल कोई भी तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, या जो भी जिस भी तेल में हम लोग की सब्जियां बनती हैं। तो जो घी है, घी की उत्पत्ति जंतु फैट, एनिमल फैट है घी, कोई भी भाई किसी ना किसी जंतु के दूध से ही मिला होगा फैट। जैसे मक्खन आपने खाया हो या घी खाया हो, इसी रूप में मिला होगा। जबकि तेल हम लोग के प्लांट ओरिजिन के हो सकते हैं। तो आपने जो भी खाया एक्चुअली में वो है क्या, रासायनिक रूप से, लिपिड मत बोलना, वो रासायनिक रूप से क्या है, बोलो सिमरन, रासायनिक रूप से आपने क्या खाया उसको? ग्लिसरॉल या वसा अम्ल के ईस्टर है, स्टेटमेंट ही सही नहीं। वसा ग्लिसरॉल के ईस्टर खाए हम लोगों ने, फैटी एसिड डेरिवेटिव, फैटी एसिड, स्टेरिफाइड फैटी एसिड खाया है विद ग्लिसरॉल। तो हम लोगों ने खाया है ट्राइग्लिसराइड, हम लोगों ने क्या खाया है, ट्राइग्लिसराइड। ट्राई बोले तो 3, ग्लिसराइड एक ग्लिसरॉल के संग जब फैटी एसिड जुड़ते हैं, 3 फैटी एसिड जुड़ेंगे तो बनेगा ट्राइग्लिसराइड। अर्थात जो मैंने लिखा है ग्लिसरॉल या वसाम या इन दोनों से बनी संरचनाएं, तो दोनों से बनी संरचना हम लोगों ने कौन सी खाई है, ट्राइग्लिसराइड खाई है किसी भी खाने में, ये क्लियर। या हम वसा अम्ल अलग से खा सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा जिनके जोड़ों में दर्द होता है उनको कॉड लीवर ऑयल को रिकमेंड किया जाता है, मछली का तेल होता है, उसके अंदर होता है क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड के फॉर्म में, तो भी एक वसा है। या ग्लिसरॉल सिंपली एक आपका वसा को रिप्रेजेंट करने वाला मॉलिक्यूल है। तो ये इनमें से किसी भी रूप में हो सकता है। इवन कॉन्जुगेट भी होते हैं, कॉन्जुगेट मतलब जिनके संग कोई ना कोई और भाग जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका वर्गीकरण।
लिपिड वसा। सिंपल फैट, सिंपल फैट में कैटेगरी आएगी न्यूट्रल फैट, बोले तो उदासीन वसा या ट्रू फैट। फिर आएंगे वैक्सेस, मोम। ठीक, हम लोग 2 ही कैटेगरी पढ़ेंगे, मॉड्यूल में 3 कैटेगरी दी है, लेकिन जो आपका सुवेरेन वगैरह है उनको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो बेसिकली उस कैटेगरी का कोई भी यूज नहीं है। सिंपल फैट, फिर कॉन्जुगेट फैट। कॉन्जुगेट फैट में बच्चों कोई ना कोई दूसरा सब्सटेंस लगा हुआ है। जैसे अभी हम लोग ने कॉन्जुगेट प्रोटीन पढ़े, उसके अंदर क्या लगा था, कॉन्जुगेशन किसका था, किसी ना किसी प्रोस्टैटिक ग्रुप का था। तो यहाँ पे भी वसा के संग कुछ ना कुछ जुड़ेगा, जैसे फॉस्फोलिपिड्स, कौन जुड़ा होगा, फॉस्फोरस ग्रुप। क्रोमोलिपिड्स, कौन जुड़ा होगा, कोई ना कोई कलरिंग सब्सटेंस, कोई ना कोई रंग देने वाली संरचना, जैसे लाइपोप्रोटीन। लिपिड के संग कौन जुड़ा हुआ है, प्रोटीन। और आपके ग्लाइकोलिपिड्स, बोले तो कार्बोहाइड्रेट के साथ। या आपके तीसरी किस्म की वसा होती है डायरेक्ट लिपिड, या व्युत्पन्न वसा स्टेरॉल्स के रूप में। किस रूप में मिलेगी, स्टेरॉल। स्टेरॉल का एक उदाहरण कोलेस्ट्रॉल है, स्टेरॉल लगा हुआ है। तो इस कैटेगरी को कल हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रल और द ट्रू फैट के साथ। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था बस, तो कल वसा पढ़ाऊंगा, उसके बाद एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सेंड कर देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो रह गया है भावना क्या कह रही हो, 15 मिनट का है, 7 बजे लेक्चर छूटेगा सब। ये पगलों, कोई नहीं कोई नहीं, वो अभी शहर में नहीं आई है। तुम्हें क्या लगा हम 15 मिनट पहले क्लास पैकअप कर देंगे? अरे हाँ, ब्रेक हम उधर पढ़ाने जाएंगे ना अभी। पूरे सेशन में हम मिलेंगे पंक्चुअल, वक्त पे आएंगे, वक्त पे जाएंगे, ना एक्स्ट्रा समय लेंगे ना देंगे। अब किसकी क्लास है? विजय सर। चुप करो, लड़की सो रही है, दिख नहीं रहा है? कौन लड़की? वो लड़की सो रही है। थक गई बेटा?
ऑफलाइन पहली बार कर रहे हो ना? नहीं वही मतलब ऑफलाइन टेक्निकली पहली बार सही से है। कि बोल कैसे रही है? मुंह से।